जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रथम सेमेस्टर 2020 डीएलएड जो बैक प्रशिक्षु हैं उनके पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर किस तरह का आया है और इससे आप संभावना लगा सकते हैं कि आपके आने वाले पेपर का स्तर क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। जब हमने अपने चैनल के विश्लेषण को देखा तो पाया गया कि 89% ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल की वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और ये वीडियो जो जानकारी है वो आपको मिल सके। तो इसमें बेनिफिट आपका भी है, तो आप अपने बेनिफिट के लिए इतना करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी हमें आशा है और ऐसी हमें संभावना है। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें हमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो चैप्टर जो पेपर हुआ है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 2 घंटे का समय दिया गया है, 50 पूर्णांक है आपके। और कुछ बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि अति लघु कितने का लिखना है और लघु उत्तरी कितने का लिखना है, और कॉपी भरते चले जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो आपका अति लघु होगा वो आपका लिखना होगा आपको 30 शब्दों में, और देन आपका लघु उत्तरीय होगा वो आपको कितने में लिखना होगा, 50 में। कितने में लिखना होगा, 50 में। ये रहा 50 और ये रहा 30। तो चलिए पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। 3 तरह के प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ, अति लघु और लघु। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ये आपके ऑप्शन है स्किनर, जैक्सन, क्रो एंड क्रो या बॉटसन। तो ये जो आपका जो कहा है वो आपका कहा है ऑप्शन नंबर 3 क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कराएं। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो जहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, बाकी अगर है तो एक बार आप मुझे चेक करके ज़रूर बता दें, मैं अपने स्तर से चेक कर लूँगा। अभी मैंने जो देखा है उसमें क्रो एंड क्रो ही मिला है मुझे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण का कार्य होता है कि मान लीजिए आपका एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। अगर ये इनसे कुछ कहे या ये इनसे कुछ कहे तो इनके बात में इनको पूरा अर्थ समझ में आए, इनको जो सूचना दी गई है, जो सूचना दूसरे व्यक्ति को मिल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि संप्रेषण हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं पहुंचती है तो हम क्या कहेंगे, संप्रेषण नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सूचना प्रदान करना। ठीक है, प्रदान करेंगे सूचना। निर्देश प्रसारित करना, मतलब आप कुछ निर्देश भी दे सकते हैं कि भैया ऐसा काम करना है। समन्वय स्थापित करना, बिल्कुल सही है। तो अगर हम कोई 2 ऑप्शन एनिमुलेट नहीं कर पाते हैं कि ये और ये तो होना चाहिए, तो हम तीसरे पे तुरंत कूद जाते हैं और उपयुक्त सभी लगा देते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, जब आप 2 एलिमिनेट ना कर पाएँ तो आप तीसरे जो उपयुक्त सभी है उसे चूज़ कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता का सिद्धांत बल देता है। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो आपका करके सीखना पे बल देता है कि जितने आप क्रियाशील होंगे, मतलब जितना आप करेंगे उतना ही आपको जल्दी समझ में आएगा, तो करके सीखने पे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक और अशाब्दिक, लिखित और मौखिक। तो इसमें आपको बताना है कि शाब्दिक केवल शब्द से, शाब्दिक और अशाब्दिक मतलब शब्द से भी होता है, अशाब्दिक तर्क से भी होता है, लिखित भी होता है या मौखिक भी होता है, तो इसे आप मुझे बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगमन विधि संबंधित है। तो आगमन विधि आपकी क्या होती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको छोड़, और या फिर क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका जो सही आंसर वो 5वें का बी है, जो आपकी आगमन विधि होती है। अगर आपने 11th क्लास में मैथ पढ़ी होगी तो उसमें एक चैप्टर आता है गणितीय आगमन के सिद्धांत। ठीक है, वो चैप्टर आप करेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि पहले जो हमें कुछ नहीं पता होता है, जो हमें पता है उसे मान लेते हैं। ठीक है, फिर मानने के बाद हम लास्ट में आंसर निकाल लेते हैं जो हमें पता नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। तो अगर भाषा का शिक्षण करना है तो सबसे बढ़िया क्या होगा, पर्यटन होगा या कहानी होगी, वर्णन होगा, स्पष्टीकरण होगा। तो बाहर अगर घूमने जाते हैं तो ये वाला जो पर्यटन है, ये वाली विधि मुझे उपयुक्त लग रही है, इसका यही आंसर होना चाहिए। बाकी कहानी भी हो सकता है, कहानी क्यों नहीं हो सकता है ये भी सोच लेते हैं कि भाषा का शिक्षण कर रहे हैं, मतलब आपको क्या सिखानी है, भाषा सुना सिखानी है। और भाषा आप कैसे सीख पाएंगे, जब आप कम्युनिकेट बढ़िया करेंगे। अगर आप पर्यटन करने जा रहे हैं तो पूछेंगे पाछेंगे, आपस में बातचीत होगी, तो उससे आपकी भाषा शिक्षण है वो अच्छी होगी। कहानी में आप क्या करेंगे, केवल सुनते रहेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका छठे का पहला आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपने स्तर से इसे चेक कर लें। अगला प्रश्न है, गैसाल्ट मनोवैज्ञानिक
पर आधारित शिक्षण का सूत्र है, ये क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सटिल से जटिल की ओर। ये प्रश्न आपको देखना है। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त होती है? ये प्रश्न है। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो सहायक सामग्री का विज्ञान में किया जाता है, गणित में किया जाता है, भूगोल में किया जाता है? तो सब में किया जाता है, तो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो कल्पना शक्ति कैसे करेगा, मतलब सोचने की शक्ति कैसे डेवलप होगी? प्रश्नोत्तर से। तो प्रश्नोत्तर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन पूछोगे, आंसर आता है तो दे दिया, नहीं आता तो नहीं दिया, तो इसमें तो कोई क्रिएटिव मामला तो है नहीं। व्याख्या कर दो किसी चीज़ की, तो उसमें भी कोई क्रिएटिव नहीं होता है। कहानी तो सुनते रहते हैं, इसमें भी कोई क्रिएटिव नहीं होता है। अगर आप समूह में काम करते हैं तो इससे क्रिएटिव होता है, तो पहला आंसर आपका सही है। संप्रेषण के जो संप्रेषण के जो घटक होते हैं वो आपके ये प्रेषक है, संदेश है, और ये आपके ग्राह्य, ये सब होता है, ठीक है। तो जो मैसेज दे रहा है उसे हम सेंडर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तो प्रेषक कहते हैं। जो हमें मैटर भेजना है वो हमारा क्या कहलाता है? संदेश। और जो जैसे लास्ट में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राही या एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। 12वां देख लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के जो जन्मदाता है वो डी एलन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पाठ योजना का प्रथम बिंदु कौन सा है? तो पाठ योजना का प्रथम बिंदु होता है उद्देश्य कथन। जैसे भी आप कभी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी आप क्या डालते हैं? ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई सम, ये लिखते नहीं लिखते? अगर आपने बीएससी करी होगी या आपने 12th में प्रैक्टिकल लिखे होंगे तो उसमें आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सो ऑन, अब जो लिखते हैं ना वही होता है पहला, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कितने चरण होते हैं? ये आप देख लीजिएगा। दृश्य सामग्री कौन सी है, मतलब जिसमें हम देख सके? तो देख किसे सकते हैं? ग्रामोफोन को। तो क्या कर सकते हैं? ग्रामोफोन को सुन सकते हैं। लिंगोफोन, श्यामपट, ये ऑप्शन है, इन्हें आप देख लीजिए, सिंपल है, ठीक है। आगे चल लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं इसके अति लघु प्रश्न। किन्हीं दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न 17 है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या आशय है? मतलब जब तक आप मोटिवेशन किसी बच्चे को नहीं देंगे तो वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होल स्टडीज, ओके। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण की दो विशेषताएं लिखनी है। कोई भी लिख दो आपको जो समझ में आए। संप्रेषण से क्या आशय है? तो संप्रेषण वही होता है कि आपका एक ये है, एक ही है, इसके बीच कोई मैसेज भेजना है। ये आपका ग्राही है, और ये आपका क्या है? सेंडर है, ठीक है, यानी कि प्रेषक है। और ये बीच वाला क्या होता है? ये मैसेज होता है। तो इसी को डिफाइन करके लिख देना। पुनर्बलन से क्या कौशल से क्या आशय? ये प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण के दो उद्देश्य बताने हैं। सहगामी शिक्षण के बारे में बताने हैं। बहुकक्षा शिक्षण की दो समस्याएं बतानी है। फिर प्रकृति का अनुसरण शिक्षा सूत्र से क्या आशय है? न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या अभिप्राय है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर ये होता है कि भैया कि अगर आपको एक पूरी बुक पढ़ानी है और उस बुक में उसे न कम से कम कितना आ जाए, बच्चे को कितना वो समझ जाए, जिससे उसका काम चल जाए, उसे हम कहते हैं न्यूनतम शिक्षण, ठीक है, न्यूनतम अधिगम शिक्षण। गणित किट के उपकरणों के बारे में लिखना है, तो गणित किट होती है उसके उपकरण के नाम लिख दीजिए। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के दो कार्य लिख लीजिए कि जिसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसके बारे में। फिर अनुभूति से युक्त की ओर शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय? ये प्रश्न है। फिर सामूहिक संप्रेषण के दो गुण बताने हैं। फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो गतिविधि जब हम कराते हैं तो बच्चे किस प्रकार से बेनिफिट होते हैं उसके बारे में बताना है कि बच्चे को किस तरह से जल्दी समझ में आता है भाई गतिविधि, ओके। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं बतानी है। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों के बारे में बताना है, और शिक्षण तथा प्रशिक्षण में किस प्रकार का अंतर है। तो ये सारे प्रश्न है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो पेपर देख लीजिए बेसिकली कैसा आया, और एक काम और करिए, गैस पेपर में जाके क्वेश्चन ढूंढिए। क्वेश्चन ढूंढोगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज आप हमसे सुन रहे हो तो हम आपको बता दे रहे हैं, वो परमानेंटली आपको याद नहीं रहेगा। वो अगर आप किताब में सर्च करते हो, गैस पेपर में सर्च करते हो, तो उससे ये आपके परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें आपने मेहनत की है। साथ ही साथ इसका आपको लाभ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब में मिलेगा जब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपके दिमाग में छपा होगा, ठीक है। सो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।